Hello ISC class 12 student, how are you all? I hope you are doing fine. बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त. So this is Yash Maheshwari coming back for the series MIB. बोले तो not Men in Black, बोले तो most important board questions. And today we will be covering this particular chapter, which is linear programming problems, section C for ISC class 12. सो इस पर्टिकुलर सीरीज में, इस पर्टिकुलर क्लास में आपको मिलने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस जो एलपीपी में आपसे पूछे जा सकते हैं. जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वेदर इट इज एमसीक्यू, वेदर इट इज असर्शन रीजन, वेदर इट इज ग्राफ बेस्ड, वेदर इट इज लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए. एंड यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपनी पेन पेपर पेंसिल निकाल लीजिएगा एंड देन बिफोर मी सॉल्विंग द क्वेश्चन पॉज कीजिएगा वीडियो को और फिर आप पहले सॉल्व कीजिएगा एंड देन देखिएगा कि उसका क्या आंसर है. दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज थ्रू दिस MIB series which is free for all the students on this particular YouTube channel. तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन का बेस्ट तरीका है. बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि हमारे बोर्ड सिमुलेशन पेपर BSP बोर्ड सिमुलेशन पेपर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे एंड learnwithyash.com वेबसाइट पे, जहां से आप ये पेपर्स ले सकते हैं, मेंटोरशिप सेशन भी ले सकते हैं और ये पेपर्स के थ्रू आपकी लास्ट मिनट की प्रिपरेशन होने वाली है बेहतरीन. क्योंकि ये जो BSP है, दैट इज बोर्ड सिमुलेशन पेपर, विल गिव यू द एग्जैक्ट सिमुलेशन as you are solving the paper sitting in your board examination. And if you solve these papers, then maybe आपको कुछ questions भी यहां से मिल जाएं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएं. क्योंकि पिछले कुछ सालों से बच्चों के साथ ऐसा ही हो रहा है कि जब वो हमारे पेपर सॉल्व करते हैं तो उसके बाद उनको ये जरूर लगता है कि हाँ, इससे बहुत हेल्प हुई. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो उसमें आ गए, तो अगर एक आध क्वेश्चन भी वैसा ही आ जाता है बोर्ड में तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी. तो ये जो BSP है, दैट इज बोर्ड सिमुलेशन पेपर्स, इनको जरूर करना शुरू कीजिए क्योंकि 1 फरवरी से हम इसको लाइव सॉल्व करवाने वाले हैं, अगर आप लाइव मेंटोर सेशन भी इसमें लेते हैं तो. चलिए लेट्स स्टार्ट विद MIB का पहला क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन कह रहा है इन एन LLP लिखा है लीनियर, LPP होना चाहिए. इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equals to ax plus by has the same maximum value on two corner points of the feasible region, then the number of points at which z max occurs is. तो यहां पे कह रहा है कि अगर आपको लेट्स से इस तरीके का कुछ ग्राफ मिल रहा है ऐसा और कुछ लेट्स से ऐसा, और आपका जो फीजिबल रीजन है लेट्स से वो ये फीजिबल रीजन आ रहा है, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. Objective function has same maximum value on two corner points, let's say at point A and point B. Then the number of points at which z max occurs is. तो इसका सही आंसर क्या होगा? The correct answer will be infinite. Why infinite? Because कभी भी अगर आपको maximum values दो पॉइंट पे मिलती हैं, in that particular case all the points that are lying on this particular line segment which is between these two points, उन सारे ही पॉइंट्स पे आपको z max यानी मैक्सिमा या फिर z min यानी मिनिमा मिलता है. एंड एज अ रिजल्ट यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने वाले हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इनफाइनाइट इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी 2x plus 3y which is greater than 6 is half plane that contains the origin, half plane that neither contains the origin nor the points of line, whole xy plane excluding the points on the line, entire xy plane. तो ये XOY का मतलब है ओरिजिन वाला प्लेन, ओरिजिन कंटेनिंग प्लेन. अब देखिए यहां पे जो आपको इनइक्वालिटी दी है 2x plus 3y which is greater than 6, तो अगर आप यहां पे x की जगह 0 और y की जगह 0 रख के देखिए तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 plus 0 is 0 greater than 6. Is it true or false? So it is definitely false. तो दैट मीन्स कि ओरिजिन जो 0,0 ओरिजिन होता है, ये जो पर्टिकुलर फीजिबल रीजन है दैट इज नॉट टूवर्ड्स द ओरिजिन, दैट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन. तो इससे ये पता चल गया, राइट. तो हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन गलत है. कंटेनिंग XOY प्लेन, XOY प्लेन में ओरिजिन आएगा, XOY प्लेन पे ओरिजिन आएगा.
half plane that neither contains the origin nor the points on the line 2x plus 3y is equals to 6, क्योंकि greater than का sign दिया है. So the correct answer is option B. So option B will be the right answer. I hope this is clear to each and every one of you. Let's move on to the next question. The optimal value of the objective function is attained at the points corner point of the feasible region, any point of the feasible region, x axis, y axis. तो optimal value का मतलब क्या है? ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब है मैक्सिमा या मिनिमा. तो मैक्सिमा और मिनिमा आपको कहां पे मिलता है? हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन पे ही मिलता है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंडीशन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन ओनली, नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, none of these. So x greater than equal to 0, y greater than is equal to 0 is non-negative restriction. Let's move on to the next question. तो ये इसका आंसर है non-negative restriction, since both of them would be either 0. So यहां पे हमने क्या किया? non-negative restrictions को चूज किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कि the feasible region for the LPP is shown in this figure. Find the minimum value of the objective function z, which is 11x plus 7y. Now, once we check this particular graph, we can definitely see that this is a case of bounded feasible region. That means the maximum or the minimum value will be obtained at the corner points. Now, what are the corner points? 0,5, 0,3, 3,2. हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको यहाँ पे मिनिमाइज करना है, यानी मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए. तो सबसे पहले पॉइंट ए पे निकाल लें, विच इज 3,2. पॉइंट बी पे निकाल लें, विच इज 0,3. पॉइंट सी पे निकाल लें, विच इज 0,5. तो यहाँ पे हम x की जगह 0, y की जगह 5 रखेंगे. सो दिस इज 35. यहाँ पे y की जगह 3 रखेंगे, दिस इज 21. x की जगह 3 रखेंगे, दैट इज 33 प्लस 14. तो 33 प्लस 4, 37. दिस इज 47. तो मिनिमम वैल्यू हमको कहां मिल रही है? बी पे, दैट इज 0,3. सो मिनिमम वैल्यू इज 21. सो द फाइनल आंसर इज 21. दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस. और ये वाले क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं क्योंकि सेक्शन सी में यू विल बी गेटिंग 5 MCQs एंड देन एलपीपी से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली फॉर श्योर आना ही आना है, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा आपके पेपर का. द वेरिएबल x एंड y इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड decision variable, linear variable, none of the above, या optimal variable. So these are known as decision variable because जो भी हम decision लेते हैं कि हमको maximize करना है, minimize करना है, that depends upon the values of x and the values of y. Therefore they are known as decision variables. Now let's come to the 4 mark question. 4 mark question में कह रहा है two tailors P and Q earn rupees 150 and rupees 200 per day respectively. P can stitch 6 shirts, 4 trousers. Q can stitch 10 shirts, 4 trousers. How many days should each work to produce at least 60 shirts and 32 trousers at minimum labor cost? So whenever you see a question of 4 marks for your LPP, 4 or 6 marks, 4 ही marks का आएगा. वैसे LPP का जब भी आपको long question मिलेगा, what you need to do is, first of all, you need to read the question very carefully. Then you need to find out, after reading the last line, you will be able to identify the objective function which is to be maximized or minimized. तो यहाँ पे we need to minimize the cost, labor cost को minimize करना है. The best तरीका to solve these LPP questions is, जो भी डेटा दिया उसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. ये मैं आपको बताता हूं, ये सारी बुक्स में नहीं है, मेंशन नहीं है, बट ये तरीका अगर आपने फॉलो किया एलपीपी में किसी में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और आपका क्वेश्चन डेफिनेटली पूरे मार्क्स आपको दिलाएगा इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन. तो सबसे पहले यहां क्या करना है, 2 टेलर्स दिए हैं P और Q. तो हमने 2 टेलर्स ले लिए, एक टेलर है P, एक टेलर है Q, राइट. ओके, यहां पे हमने इस तरीके से एक टेबल बना ली. ये टेबल आप अपने कॉपी में राइट हैंड साइड पे बना लीजिएगा, या जो रफ कॉलम के लिए आप लाइन खींचेंगे उसमें भी कर सकते हैं, आप इसको फेयर में भी लिख सकते हैं. दिस इज हाउ यू नीड टू रिप्रेजेंट, राइट. अब सबसे पहले हमने यहां पे लिखा ट्राउजर, यहां पे लिखा हमने शर्ट, राइट. फिर उसके बाद हमने यहां पे लिखा इनका अर्निंग पर डे, ठीक है, ये लिख लिया. तो लिखा है 2 टेलर्स P एंड Q अर्न रुपीज 150. सो P अर्न करता है 150 रुपीज, Q अर्न करता है 200 रुपीज. P कैन स्टिच 6 shirts and
4 trousers a day. Very good. Q can stitch 10 shirts and 4 trousers per day. How many days should each work to produce at least 60 shirts? तो मिनिमम हमको कितनी शर्ट्स चाहिए? मिनिमम हमको शर्ट्स चाहिए 60 और मिनिमम हमको ट्राउजर्स कितनी चाहिए? 32 चाहिए. So this is how you can create this particular table. Once this table is created, what this table will help you with is basically writing the constraints. So constraints मतलब जो आपकी inequalities वाली जो inequations हैं उनको लिखने में आपको ये help करेगा. But before that, first of all, you need to write the objective function. Now, किसको मिनिमाइज करना है? लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. लेबर कॉस्ट बोले तो जो ये पैसा कमा रहे हैं इसको मिनिमाइज करना है. कैसे मिनिमाइज करेंगे? तो इसको मिनिमाइज करने के लिए टोटल 100 रुपीज 50 अर्न करता है पर डे एंड 200 रुपीज अर्न करता है पर डे. कह रहा है हाउ मेनी डे शुड ईच वर्क टू प्रोड्यूस एट लीस्ट दिस एट मिनिमम लेबर कॉस्ट. तो दोनों को कम से कम कितने कितने घंटे काम करना चाहिए? तो सबसे पहले हमने क्या किया? x और y यहां से लिख लिया. x और y को बताना है व्हाट इज x व्हाट इज y. तो नंबर ऑफ डेज p वर्क्स हमने ले लिया ये x डेज के बराबर. नंबर ऑफ डेज q वर्क्स इसको ले लिया हमने y डेज के बराबर. राइट. अब लेबर कॉस्ट जो है वो है 150 रुपीज एक दिन में काम करके कमाता है. 2 दिन काम करेगा तो कितने कमाएगा? 150 इंटू 2. 3 दिन काम करेगा कितने कमाएगा? 150 इंटू 3. x डेज काम करेगा कितने कमाएगा? 150 इंटू x. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहां से विच इज z, इसको हम लिख लेते हैं किसके बराबर? सो ये हो जाएगा 150 टाइम्स x प्लस 200 टाइम्स y. क्योंकि जो Q है वो 200 रुपीज कमा रहा है पर डे, तो अगर वो y डेज काम कर रहा है तो ही विल बी अर्निंग 200 y. राइट. तो यहां से हमने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया. अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के बाद हमको क्या बनाने हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स बनाने हैं. कॉन्स्ट्रेंट्स बना देते हैं. तो 4 ट्राउजर्स एक दिन में बना रहा है P. तो अगर 4 ट्राउजर्स एक दिन में बना रहा है तो x डेज में कितनी ट्राउजर्स बनाएगा? 4x. सिमिलरली Q जो है वो 4 डेज में कितनी ट्राउजर्स बनाएगा? एक दिन में 4 ट्राउजर्स बना रहा है तो y डेज में 4y ट्राउजर्स बनाएगा. और मिनिमम ट्राउजर्स हमको कितनी चाहिए? 32. इतनी मिनिमम चाहिए. इससे ज्यादा मिल जाती है तो कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले, इट्स ओके. ठीक है. तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 4y. अब कह रहा है एटलीस्ट मिनिमम इतना होना चाहिए. इससे ज्यादा भी बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है. अब मिनिमम इतना होना चाहिए पे हम जो साइन लगाएंगे यहां पे, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 32. मिनिमम 32 बननी चाहिए. 32 से ज्यादा भी बन जाती हैं तो भी भाई टेंशन की कोई बात थोड़ी ना है. 32 से ज्यादा बन जाती है तो अच्छी बात है. तो इसलिए जब यहां पे मिनिमम कह रहा है तो मतलब कम से कम इतनी बननी चाहिए. और जब भी एलपीपी में कम से कम की बात होती है, एट लीस्ट वी यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू. एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा वी यूज द साइन ऑफ लेस देन इक्वल टू. ये बेसिक्स हैं एलपीपी के, ये आपको दिमाग में होने चाहिए. सो दिस इज योर फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट. वेरी गुड. इसके बाद दूसरा कॉन्स्ट्रेंट वी कैन क्रिएट विद रिस्पेक्ट टू शर्ट्स. तो 6x शर्ट्स बनाएगा. Q जो है वो 10y शर्ट्स बनाएगा. एंड अगेन मिनिमम शर्ट 60 बननी चाहिए. सो इसमें हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 60 वाला साइन लगा दिया. नाउ इसके सिवा कोई और हमारे पास कंस्ट्रेंट है यहाँ पे? यस, एक नॉर्मल सा कंस्ट्रेंट विच इज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट. तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये आपको हर क्वेश्चन में आंख बंद करके लिख ही देना है. दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब हमने सारे कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे बना लिए हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे आ गया है. नाउ सिंस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा है. ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन का मतलब क्या है? ये जो रीजन है ये नॉन फीजिबल बोले तो अनबाउंडेड रीजन आएगा. फीजिबल रीजन विल बी अनबाउंडेड. अब इसको कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए जो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है, इस फर्स्ट इक्वेशन के रिस्पेक्ट में हम एक बॉक्स बनाते हैं. इस पर्टिकुलर बॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ऊपर x नीचे y. एक बार x 0 एक बार y 0. ठीक है. तो जब x को 0 रखेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 के बराबर. और एक बार जब y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 के बराबर. कैसे? आप इस साइन को मान के चलिए इक्वल टू का साइन. तो अगर आप x को 0 करते हैं तो 4y is equals to 32. सो y will be 32 by 4 which is nothing but 8. ठीक है. तो यहां से 8 आ गया. दूसरे बॉक्स को कंप्लीट करते हैं. दूसरे बॉक्स में क्या कह रहा है? दूसरी जो इनइक्वालिटी है उसके रिस्पेक्ट में हमने एक बॉक्स बनाया. अगेन x और y किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक बार x 0 एक बार y 0. तो जब यहाँ पे x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर. जब y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर.
राइट, बिल्कुल सही, ये हो गया। अब ये हमारे पास दो बॉक्सेस बन गए हैं, जिससे हमको ये पता चल जाएगा, जिससे हमको ये हेल्प हो जाएगी कि हमारा जो ग्राफ है वो बन जाएगा। ठीक, तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस ग्राफ को भी बना लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा रफ ग्राफ बनाऊंगा, आपके पास स्केल होगी, पेंसिल होगी, उसी का यूज करना है एंड ये ग्राफ में ही बनाना है। सो पिछले कुछ सालों से बच्चों का ये कंप्लेन आता है कि जब हम बोर्ड देने गए तो हमको कोई ग्राफ पेपर ही नहीं मिला, क्योंकि हमने मांगा नहीं, किसी ने दिया नहीं। सो दिस इज योर जन्म सिद्ध अधिकार कि आपको वहां पे हैंड रेस करके एग्जामिनेशन हॉल में अपने एग्जामिनर्स जो भी वहां पे ड्यूटी दे रहे होंगे उनसे यू नीड टू आस्क फॉर दी ग्राफ पेपर। सो इवन बिफोर द पेपर स्टार्ट्स, पेपर स्टार्ट होने से पहले ही हाथ खड़ा करके कह देना सर ग्राफ पेपर चाहिए, क्योंकि उसमें आपको नाम लिखना पड़ेगा, रोल नंबर लिखना पड़ेगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें होती है पेपर के बीच में, डिस्टर्ब्स यू, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ रकस। ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई सब कुछ आराम से हो जाए। तो पहले ही ग्राफ ले लेना जिसको सेक्शन सी करना है, क्योंकि एलपीपी का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। सो ग्राफ बनाने के लिए हमको एक्स एक्सिस बनाना है, हमको वाई एक्सिस बनाना है। दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। इसको हमने ग्राफ पे बनाया, यू नीड टू ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ पेपर, राइट। नाउ अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एक्स की वो 10 आ रही है, मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो 6 आ रही है, तो मतलब हमको 10 तक बनाना है। तो अगर हमको 10 तक बनाना है, लेट्स से हम 2 2 का गैप लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10। सिमिलरली यहाँ पे हमने ले लिया 2 4 6 8 एंड 10। तो आपको ना जो आपका ग्राफ पेपर मिलेगा उसमें बॉक्सेस बने होंगे, तो एक बॉक्स को आप ले लीजिएगा 2 यूनिट्स के बराबर। नाउ एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, दैट द स्केल दैट यू आर यूजिंग ऑन द एक्स एक्सिस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द स्केल दैट यू विल बी यूजिंग ऑन द वाई एक्सिस। तो ये दोनों स्केल्स अलग अलग हो सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला वाला अगर हम ड्रॉ करें तो y की वैल्यू आ जाएगी, ग्रीन वाला है तो इसको ग्रीन कलर से कर लेते हैं। y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 0, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0, दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब इसको हमको ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, एक लाइन बनानी है। चलिए भाई, तो एक प्यारी सी अच्छी सी लाइन बना देते हैं। तो अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करें यहां से, तो ये लाइन हमारी कुछ इस प्रकार से आ रही है, इसका कलर हमने कर दिया ग्रीन, राइट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज आवर लाइन। ये हो गई हमारी पहली लाइन, ठीक है। नाउ दूसरी लाइन जो है वो दूसरे येलो वाले के हिसाब से कर देते हैं। तो येलो वाले के हिसाब से करें, x0 y की वैल्यू 6, सो x0 y की वैल्यू 6, ये हो जाएगा पहला पॉइंट। x0 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, दिस इज द सेकंड पॉइंट। अगेन इन दोनों को जोड़ते हुए हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, येलो कलर से करनी है, येलो कलर से ही कर देते हैं। तो इसको हमने यहाँ से किया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया। आपके पास स्केल रूलर रहेगा, आपको रूलर का स्केल का यूज करके करना है, ठीक है। अब जो भी आपने लाइंस ड्रॉ की हैं उनके ऊपर उनकी इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, वरना वहां पे आपके मार्क्स कटेंगे। सो यू नीड टू राइट द इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, दिस इज 4x + 4y is equals to 32, and this particular yellow wali equation is 6x + 10y is equals to 60। ये वाली हो गई दूसरी वाली, ठीक है। अब हमको यहां से feasible region क्रिएट करना है। feasible region ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है। आप यहां पे क्या करो, हमेशा जो भी आपको इन इक्वेशंस दी हैं उसमें x और y की जगह 0,0 रख के देखो। ये जो दिस इज द ओरिजिन, अगर 0,0 रखने पे ट्रू आए आपकी स्टेटमेंट, दैट मीन्स आपका जो रीजन है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन है। और अगर 0,0 रखने पे फॉल्स आए, मतलब दिस इज नॉट टुवर्ड्स दी ओरिजिन, दिस इज अपोजिट टू दी ओरिजिन, बस ये आपको देखना है। तो यहां पे अगर हम 0,0 रखेंगे तो 0 + 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 32। क्या 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 32 है? ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, मतलब ये ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाली इक्वेशन में भी रख के देखेंगे तो 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, ये भी कैसा आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो feasible region बन रहा है, this is the feasible region that we will be getting। ये हमारा feasible region आ गया। Now अब जब ये हमारा feasible region आ गया, what are the corner points? So ये आ गया हमारा पहला corner point which is A 0,8, this is point B जिसके अभी coordinates हमको नहीं पता, this is point C whose coordinates are 10,0। So these are the कॉर्नर पॉइंट जहां पे हमको मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन का केस है, राइट। अच्छा, अब पॉइंट बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? पॉइंट बी निकालने के लिए वी नीड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ
इफ यू आर सॉल्विंग दिस ऑन द ग्राफ पेपर, आपको क्लियरली ये वाला जो पॉइंट है दिख जाएगा कि x की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, योर मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड इन दिस पर्टिकुलर केस। बट अगर जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे रफ, तो मुझे नहीं पता चल रहा कि x की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ व्हेन आई साइमल्टेनियसली सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टुगेदर, तो देखो इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अभी आपको कैलकुलेटर से दिखाता हूं कि कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज कैसियो FX991 ES प्लस, मैं ये बोलूंगा आप यही कैलकुलेटर यूज कीजिए, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स, इंटर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन, ITF के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कोई पकड़ नहीं पाएगा कि ये कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं अलाउड है। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए इस पे आप मोड पे जाइए। जब मोड पे जाएंगे तो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। आई डोंट नो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मोड पे जाएंगे आपको कुछ दिखेगा, फिफ्थ पे लिखा है इक्वेशन, तो हमने यहाँ पे 5 दबाया, इक्वेशन आया। अब हमारा इक्वेशन 3 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, तो हमारा इक्वेशन जो है वो लीनियर है, तो हमने 1 दबाया। 1 दबाने के बाद कुछ मैट्रिक्स दिखा रहा है, इसमें सबसे पहले हम x की वैल्यू डालेंगे, तो x की वैल्यू हमने डाली 4, 4 डालने के बाद दबाया इक्वल टू, फिर y की वैल्यू डाली 4, 4 डालने के बाद डाला इक्वल टू, सो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 32, फिर हमने डाला 32, फिर इक्वल टू दबाया। सेकंड इक्वेशन है 6x, तो 6 दबाया, फिर इक्वेशन दबाया 10y, तो फिर 10 दबाया, फिर इक्वल टू का साइन दबाया, और 60, तो 60 दबाया। जैसे ही दबाया, इक्वल टू का साइन लगाया, इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आपको देखो x की वैल्यू मिल रही है 5 के बराबर, y की वैल्यू मिल रही है 3 के बराबर। सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग दिस थिंग यूजिंग योर कैलकुलेटर। तो इससे जल्दी हो जाएगा, आपका समय बच जाएगा, पेपर छूटेगा नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कोई नहीं बताएगा, सिर्फ वही बता सकते हैं जो ISC को इतने साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई थी 5 के बराबर और y की वैल्यू आ गई थी 3 के बराबर। लेट मी चेक, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x की वैल्यू आ गई 5 के बराबर, हाँ, y की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। तो ये भी आ गया हमारे पास क्या, कॉर्नर पॉइंट। नाउ वंस वी गेट दिस पर्टिकुलर कॉर्नर पॉइंट, इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको अपना टेबल बनाना है, जहां पे हमको ये चेक करना है कि हमको मिनिमम वैल्यू कहां पे मिल रही है। सो आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस सो दैट अभी आपको ये लिखे रहने देना, आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस होगी, आप इसके नीचे सॉल्व करोगे। तो इसके नीचे आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे जिसमें आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा विच इज 150x प्लस 200y, और यहां पे आपने पॉइंट्स लिखे, राइट। तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 0,8, तो दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। देन द अदर पॉइंट इज B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,3, एंड द थर्ड पॉइंट इज C whose coordinates are 10,0। नाउ अभी आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है x और y की इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के यू नीड टू चेक कि कहां पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है या मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो अगर यहाँ 8 रखेंगे तो 8 2 जा 1600 आ जाएगा, यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये 1500 आ जाएगा, एंड 5 और 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा। तो भाई इसको फिर वापस कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। सो 150 इंटू 5 प्लस ये हो गया 750 प्लस 600 तो हमने किया प्लस 600, वी गॉट 1350। तो ये आ गया हमारे पास 1350। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू जहां पे लेबर कॉस्ट हमको मिनिमम आ रही है विच इज 0.5,3। नाउ सिंस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अनबाउंडेड रीजन, अगर बाउंडेड का होता तो हम डेफिनेटली कहते हैं कि हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी जब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, मतलब p जो है वो 5 दिन काम करे और q जो है वो 3 दिन काम करे। लेकिन क्योंकि अनबाउंडेड रीजन का केस है तो यहां पे हमको एक और चीज चेक करनी होती है। क्या चेक करनी होती है, मिनिमम वाली बात कर रहा है तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इससे हम एक इक्वेशन बनाते हैं जो बनेगी 150x प्लस 200y इज, अब देखो यहाँ पे मिनिमम की बात की है तो जो हम लाइन बनाएंगे दैट वहां पे यूज करेंगे ग्रेटर देन का साइन। अगर मैक्सिमम की बात करता तो हम लेस देन का साइन यूज करते, तो यहाँ पे हमने साइन यूज किया है, मिनिमम की बात कर रहा है तो ग्रेटर देन का साइन यूज किया है, और ये जो वैल्यू है 1350 इसको हम राइट हैंड साइड पे पुट कर देंगे। सॉरी, एक चीज गलत हो गई है, मिनिमम की बात कर रहा है तो मिनिमम में यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा ना कि ग्रेटर देन का साइन। मिनिमम की बात हो रही है तो मिनिमम में आएगा लेस देन का साइन, और अगर ग्रेटर देन कह रहा होता, अगर मैक्सिमा कह रहा होता तो हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। तो मिनिमम में लेस देन, मिनिमा में लेस देन, मैक्सिमा में ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, तो यहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे इसके हेल्प से। अब इसको इक्वेशन को थोड़ा सा अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें, या पहले सारे जीरो कैंसिल कर दिए, ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज लेस देन, ये कितना आ जाएगा 5 2 टाइम्स एंड 7 टाइम्स 27 आ गया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से भी हम एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, अगेन एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में एक बार x रखा, एक बार y रखा, एक बार x0, एक बार y0। तो जब आप x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 27/4। सो 27 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव अस डेसिमल में ये भाई साहब बता रहे हैं आंसर किसमें, इसमें डेसिमल में कैसे बताएंगे, हाँ ये रहा डेसिमल में, शिफ्ट दबा के डेसिमल दबाया, बैक हो गया, एक मिनट, बैक आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये भाई साहब डेसिमल में कर रहे हैं। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 27 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 6 टाइम्स इज 24, 7 टाइम्स इज 28, तो 6 टाइम्स आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 30 आएगा, 7 टाइम्स इज 28, 6.7 आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6.7, x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर। तो x 9 और y 0 एंड y 6.7 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, राइट, और x की वैल्यू 9 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक डॉटेड लाइन बनानी है। कैसी लाइन बनानी है, डॉटेड। सो ये डॉटेड होनी चाहिए, वरना आपके अगेन मार्क्स कट जाएंगे। तो कटना नहीं है, कटवाना नहीं है, कहीं पे भी आपका कटना नहीं चाहिए, चाहे मार्क्स हो चाहे जिंदगी में हो। इसलिए इसको हमने डॉटेड लाइन से बनाया, इसको हमने इस तरीके से बना दिया। सो दिस डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो ये भी जो डॉटेड लाइन है ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, इसको दिखा रही है। नाउ अब हम यहां पे देखेंगे, चेक करेंगे कि ये जो डॉटेड लाइन है क्या ये हमारे अनबाउंडेड रीजन को कट करते हुए जा रही है, ओवरलैप कर रही है, या फिर दूर से निकल जा रही है विदाउट टचिंग दी अनबाउंडेड रीजन। तो इट इज वेरी क्लियर, वेरी एमिनेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट दिस लाइन इज जस्ट टचिंग दिस कॉर्नर पॉइंट एंड इट इज नॉट एंटरिंग the unbounded region. Therefore we can say finally that yes, this is the minimum value. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था how many days should each work. So आपका फाइनल आंसर जो आएगा ना, ऐसे करके छोड़ दोगे तो 2 नंबर कट जाएंगे। फाइनल आंसर लिखना है therefore P should work for 5 days and Q should work for 3 days in order to have minimum labor cost. In order to have minimum labor cost. So this is how you will be representing your answer. You will be representing this on your कॉपीज, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को एलपीपी के क्वेश्चंस इजी लगते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, पर तब भी मार्क्स कट जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स में मार्क्स कटे होंगे, जिनके कटे हैं नीचे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मेरे भी कटे हैं। तो वो इसीलिए कटते हैं क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई यू नीड अ मेंटोर जो आखिरी सेशन में, आखिरी समय में आपको बताए कि कहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं, कैसा रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसा आपको आंसर प्रेजेंट करना है। उससे आपके बहुत सारे मार्क्स बढ़ जाएंगे जो आप लूज कर रहे हैं, आता हुआ भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, मार्क्स कट रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, मेक अ नोट ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप इस वीडियो को अगेन पॉज कर दीजिए क्लास को, और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर 2023 के पेपर का क्वेश्चन है, बोर्ड आईएससी 2023। और ये क्वेश्चन देखने के बाद ना ज्यादातर बच्चे जो क्लास 12th में थे उनको ये हालत खराब हो गई थी, क्योंकि मैं बोलता हूं कि भाई पेपर हमेशा उल्टा शुरू करिए। आपको हमेशा पेपर जब भी शुरू करना है, पहले सेक्शन सी या बी जो भी आप कर रहे हैं वो करिए, और फिर उसके बाद पूरा पेपर उल्टा सॉल्व कीजिए। 6 नंबर के क्वेश्चन पहले, फिर 4 नंबर के, फिर 2 नंबर के, फिर 1 नंबर के, इस तरीके से सॉल्व कीजिए। सीधा पेपर सीक्वेंस से सॉल्व मत कीजिए, घबरा जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज जो होते हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं और वो आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस गिरा देंगे। तो वो ना गिरे, इसलिए आप हमेशा यहीं से शुरू कीजिए। नाउ
जब बच्चों ने ये क्वेश्चन देखा तो ये क्वेश्चन देख के आधे से ज्यादा बच्चों के हाथ पैर फूल गए। क्यों फूल गए बताता हूं। क्यों फूल गए? इसलिए फूल गए क्योंकि यहां पे ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन लिखी है ना, इसमें नेगेटिव साइन दे दिया है। किताब में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सब में पॉजिटिव साइन ही है, लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन दे दिया। सर इन्होंने चीटिंग कर दी, हाय राम, पूरा पेपर चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, अब हम क्या करें? ये तो हमको सर ने नहीं बताया था। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे विच विल डेफिनेटली क्रिएट अ स्ट्रेस इन योर माइंड, बट ऐसे क्वेश्चन को देख के स्ट्रेसफुल नहीं होना है। आपको फॉर्मेट याद रखना है, स्टेप्स याद रखने हैं। क्वेश्चन में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए सॉल्व वैसे ही होगा, क्योंकि 12वीं में हो तो 12वीं का ही पूछेंगे, आईआईटी जेई और नीट का और पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं पूछने लगेंगे, राइट। तो कॉन्फिडेंस हाई रखना है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को देख के, और आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बस स्टार्ट करना है। याद रखना है यस सर ने जो जो पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को एज इट इज फॉलो करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ ये हमको इन इक्वेशंस दी हुई हैं, 1 2 3 तीन इन इक्वेशंस दी है, मतलब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 इन इक्वेशंस के हिसाब से 3 लाइंस बनेंगी और हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और वहां से हमारी वैल्यूज निकलेंगी, राइट। तो सबसे पहले इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में फिर से वही किया, एक्स वाई, एक बार x0 एक बार y0। यहाँ पे भी हमने एक बॉक्स बनाया, इसके लिए अगेन एक्स वाई, एक बार x0 एक बार y0। अगेन यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया, इसके लिए अगेन एक्स वाई, एक बार x0 और एक बार y0, राइट। ये लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे? जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो देखिए y की वैल्यू मिल रही है यहाँ से -1 के बराबर। अब हाय, अब रब्बा, हाय खुदा, ये क्या हो गया? हे भगवान, नेगेटिव वैल्यू मिल गई। हमने तो पॉजिटिव ही देखा था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव कैसे आ रहा है? ये तो क्वाड्रेंट चेंज हो गया। नहीं, टेंशन मत लो, अभी देखो आगे। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू जब 0 की तो y की वैल्यू -1 मिली, और जब y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब x की वैल्यू 0 करेंगे y की वैल्यू 6, और y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4। यहाँ पे x की वैल्यू 0 करेंगे, y की वैल्यू 3/2 दैट इज 1.5, और जब y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 के बराबर। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ढूंढ के निकाला है, क्योंकि उस समय 2023 में बच्चों का ये कहना था सर नेगेटिव वैल्यूज आने लगी, हम तो इसी को देख के घबरा गए और पेपर में हमारे स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस नहीं लेना है, पेपर में सब कुछ वही होता है जो आप पढ़ के जाते हो, बस ये हमेशा अपने मन में रखना है। आपको आए कोई चीज या ना आए, यस सर के स्टूडेंट कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए भाई, बिल्कुल पूरा होना चाहिए। कुछ नहीं आता है तब भी कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए सब आता है। और जो सामने से तुमको डरा रहा है टॉपर की, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं करना भाई। उनको बस बोल देना है कि हाँ मुझे सब आता है, कुछ भी मुझे ऐसा नहीं है जो नहीं आता है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से हमने सॉल्व किया। यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद हमको क्या करना है? देखिए एक्स वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 4 तक 6 तक जा रही है, राइट। अगर 6 तक जा रही है और नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, अब नेगेटिव वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ भी बढ़ा लेते हैं। तो एक्स की ही वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वाई की भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कोई बात नहीं भाई, हम थोड़ा सा इसको नेगेटिव की तरफ भी प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है, 6 तक रख लिया। यहाँ पे भी यही कर लिया 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे हमने डाल दिया 6 को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला वाला बॉक्स है उसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, दैट इज दिस इज द पॉइंट। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, दिस इज द पॉइंट। अब देखो इन दोनों पॉइंट से नेगेटिव से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा भाई, क्यों? आपको 2 पॉइंट चाहिए, आपकी बस लाइन बननी चाहिए। तो लाइन यहां से आप बना ही सकते हो। तो अगर आप लाइन यहां से ड्रॉ करोगे तो आपको कैसी लाइन दिखाई देगी? आपको लाइन दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से। तो ये लाइन नीचे से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा, थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा, ओके चलो, ये नाराज हो गया, कोई बात नहीं, नाराजगी जायज़ है, चलो कोई बात नहीं। ये लाइन हमने इसी तरीके से ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये -1 से 2 की तरफ पास हो रही है। दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन क्या हो जाएगी? दूसरी लाइन है x0 y की वैल्यू 6, x0 y की वैल्यू 6। अब ये थोड़ा ऊपर हो गया है, रब्बा, और ऊपर कर, हाँ ठीक है, अभी सही है। तो x0 y की वैल्यू 6, x0 y की वैल्यू 6 आ गई, ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ गया x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0।
तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ऐसी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। आपके पास स्केल होगा, रूलर होगा, आप रूलर से बनाओगे स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो एक ये लाइन आ गई, एक ये वाली लाइन आ गई। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो जब भी आप लाइन की इक्वेशन लिखेंगे उसमें इन इक्वेशन नहीं लिखिएगा, इक्वल टू का साइन लगेगा। अगेन छोटी सी कॉमन सी गलती वाली चीज है, ठीक, जिसमें बच्चा गलती करता है, छोटी मगर मोटी बातें। c 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन है व्हेन x इज 0 y इज 1.5, x 0 y की वैल्यू आ रही है 1.5, तो दिस इज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया। और जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, दिस इज द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन जाएगी इस तरीके से, तो एक लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पे है? नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि हमारा फीजिबल रीजन कैसे आएगा और कहाँ आएगा। नाउ क्योंकि ये देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सिंस इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमको ये वाले क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए ये सब बेकार है। हमारे लिए क्या सही है? बस ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखिए किस तरीके का ग्राफ बनने वाला है, ठीक। अच्छा जी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहली वाली लाइन के लिए, तो पहली वाली लाइन के ऊपर आ रहा है ओरिजिन विच इज 0,0, राइट। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 रखने पे क्या आ जाएगा? हमको जो यहाँ पे इन इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये ट्रू है? हाँ बिल्कुल ट्रू है, 0 2 से छोटा होता है। मतलब इस लाइन के नीचे वाला एरिया हमारा फीजिबल रीजन नहीं है, इस लाइन के ऊपर वाला एरिया हमारे लिए फीजिबल रीजन है। मतलब ये तो ऊपर की तरफ एरिया आ रहा है। अब ऊपर की तरफ एरिया क्योंकि इन दोनों क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं, तो यहां से जो ऊपर वाला एरिया आ रहा है ये वाला एरिया हमारे लिए फीजिबल रीजन है, ठीक है। दूसरी वाली जो लाइन है हमारी विच इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, यहां पे अगर हम 0 0 रखते हैं तो 0 इज लेस देन 12, ये भी ट्रू आ जाएगा। सेकंड वाली लाइन पे हमने यहां रखा तो ये आ गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, दिस इज अगेन ट्रू, ट्रू है, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है इसका मतलब है इस लाइन के नीचे वाला टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन हमारा ये है, ठीक है, तो इसके नीचे वाला रीजन विल बी द फीजिबल रीजन, इसके नीचे वाला रीजन, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी लाइन, तीसरी लाइन जा रही है, तीसरी लाइन हमारी कौन सी जा रही है? तीसरी लाइन हमारी जा रही है जिसकी इक्वेशन हमने नहीं लिखी है, विच इज -3x, सो इसकी इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, विच इज -3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इसके लिए भी 0,0 रख के देखते हैं, 0 रख के देखा यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे 0 रख के देखा तो क्या मिल रहा है हमको? 0 रखने पे मिल रहा है 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है भाई, 0 3 से छोटा ही होता है, तो इसका मतलब है इस लाइन के भी नीचे वाला रीजन विल बी द फीजिबल रीजन। तो ये वाली जो लाइन है इसके नीचे वाला रीजन आ गया। अब यहाँ पे अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए ये वाला रीजन, ठीक है। अब इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के पीछे वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, तो आपको यहाँ से मिल गया आपका फीजिबल रीजन। क्या है आपका फीजिबल रीजन भाई? तो यहां से आपका फीजिबल रीजन आ गया ये वाला, दिस वन इज योर फीजिबल रीजन। तो ये आ गया आपका फीजिबल रीजन। अब अगर इस फीजिबल रीजन को आप देखिए तो बहुत ही आसान सा दिख रहा है, आसानी से आप इसको लिख भी लेंगे। तो ये जो फीजिबल रीजन आया इसको मैं इस तरीके से शो कर दे रहा हूं थोड़ा डार्क करके, दिस इज योर फीजिबल रीजन। बाउंडेड आ रहा है भाई, सबसे अच्छी बात है, बाउंडेड में तो बल्ले बल्ले हम सारे ही आंसर्स बता सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पे ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट। ये कॉर्नर पॉइंट कौन सा था? ये कॉर्नर पॉइंट था जब y की वैल्यू 1 के बराबर है, x की वैल्यू -1 के बराबर है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। तो ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला कौन सा पॉइंट था? ये पॉइंट था 0,3/2। सो ये पॉइंट आ गया a विच इज 0,1.5 या फिर 3/2। ये पॉइंट हो गया पॉइंट b जिसके कोऑर्डिनेट नहीं पता। ये हो गया हमारा पॉइंट c जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता। और ये हो गया हमारा पॉइंट d जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। सो दिस इज नथिंग बट d वाला जो पॉइंट आ गया, d पॉइंट ये वाला, दिस इज 2,0, ये वाला पॉइंट आ गया। एक और कॉर्नर पॉइंट है विच इज 0,0, पर 0,0 पे हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि अगर x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों ही वैल्यू 0 हो जाएंगे तो हम सॉल्व क्या करेंगे? घंटा, ठीक है। तो इसलिए इसको नहीं सॉल्व करेंगे। बाकी हमको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है तो हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैक्सिमाइज करने के लिए फिर से हमको पॉइंट बी और पॉइंट सी निकालना पड़ेगा। पॉइंट बी और पॉइंट सी कौन निकालेगा? हम नहीं निकालेंगे, हमारा कैलकुलेटर निकालेगा। तो कैलकुलेटर को हमने ऑन किया, मोड को हमने दबाया, 5 नंबर दबाया, विच शोज योर इक्वेशन। इक्वेशन में पहली है 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन,
दूसरी है 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन जिसके थ्रू आप मैट्रिसेस सॉल्व कर सकते हो, और तीसरी है क्वाड्रेटिक, चौथी है क्यूबिक। हमको बस लीनियर चाहिए 2 वेरिएबल में, तो हमने 1 दबाया। 1 दबाने के बाद अब देखिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। तो एक बार x की वैल्यू 3 रखी, इक्वल टू का साइन दबाया, 2 रखा, y की वैल्यू इक्वल टू का साइन दबाया, 12 दबाया, फिर x की वैल्यू -3 दबाया, y की वैल्यू 2 दबाया, फिर x जो RHS है वो 3 है, तो ये कितना आ गया, ये आपकी वैल्यू आ गई टोटल, x की वैल्यू 3/2 आ गई, तो इसका यहाँ से x की वैल्यू हो गई 3/2 और y की वैल्यू कितनी हो गई 15/4। सो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 15/4। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। पॉइंट सी निकालते हैं। पॉइंट सी कैसे निकालेंगे, तो ये 3x + 2y ये वाली इक्वेशन और x - 2y ये वाली इक्वेशन, इनको भी सॉल्व करना है। तो इनको भी सॉल्व करने के लिए अगेन हमने कैलकुलेटर का ही यूज किया। तो पहले हमने x की जगह रखा 3, 2, 12, उसके बाद ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -2, RHS है 2 के बराबर, 2 के बराबर है x - 2y इज इक्वल्स टू 2। हाँ, ये 2 के बराबर है। इसको हमने 2 से इक्वेट किया, हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई यहाँ से, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई यहाँ से 3x + 2y इज इक्वल्स टू 12, ये वाली इक्वेशन थी। 3x + 2y इज इक्वल्स टू 12। हाँ ठीक है, डन। तो x की वैल्यू आ गई 7/2, तो यहाँ से एक वैल्यू आई 7/2। y की वैल्यू आ गई यहाँ से 3/4, y की वैल्यू 3/4। बहुत बढ़िया। आपको डेसिमल में भी मिलेगी तो भी टेंशन नहीं है, डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हो, बट आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड रिकमेंड कि आप FX 991 ES ही कैलकुलेटर बोर्ड एग्जामिनेशन में लेके जाना। जिंदगी में काफी चीजें आसान हो जाएंगी, काफी चीजें कैलकुलेटर आपके लिए सॉल्व कर देगा। और अगर आप चाहते हो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊं कि कैलकुलेटर को कैसे यूज करेंगे, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, वो भी मैं कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ABCD आ गया। E वाला पॉइंट जो है हमारा वो 0,0 है, इसको भी हमने लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम एक बॉक्स बनाएंगे। तो हमने इसके लिए क्या किया, एक बॉक्स बनाया। बॉक्स में हमने यहाँ पे रखे पॉइंट्स, इसके बाद हमने यहाँ पे रखा अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड विच इज 5x + 2y, राइट। इसके बाद पॉइंट A हो गया हमारा 0,3/2, पॉइंट B विच इज 3/2, 15/4, then point C which is 7/2, 3/4, then point D which is 2,0 and then point E which is 0,0। तो 0,0 पे तो भाई सारी वैल्यू 0 ही हो जाएंगी, कोई मतलब ही नहीं है। बाकी पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 3/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के बराबर। यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू डालते हैं तो ये वैल्यू डाल के क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सो 5 इंटू 3/2 विच इज 15/2 प्लस ये हो जाएगा 15/2। सो प्लस 15/2 प्लस 15/2 विच इज इक्वल्स टू 15/2 प्लस 15/2 इज 15, तो ये आ गया 15 के बराबर। फिर हमने x की जगह रखा 7/2, सो विच इज 5 इंटू 7/2 विच इज 35/2, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 3/2। सो 35/2 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 19 के बराबर। फिर x की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 10 के बराबर। इस तरीके से हमने वैल्यूज निकाल ली, हमको कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज मिल गई। कैलकुलेटर का यूज करना है, समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक, हमसे कह रहा था मैक्सिमाइज करने को। मैक्सिमम वैल्यू कहां मिल रही है, 19। ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। सो जो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 7/2, 3/4, यानी पॉइंट C पे। दिस इज द पॉइंट जहां पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये वाले पॉइंट पे। तो हमसे क्या कह रहा था, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। तो हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमको फाइनल आंसर लिखना है, द वैल्यू ऑफ x, the value of x will be equal to 7/2 and the value of y will be equal to 3/4. This is the point where you will get the maximum value. I hope this is clear to each and every one of you. ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था जिसमें बच्चों के हाथ पैर फूल गए थे कि भाई नेगेटिव वैल्यू आ गई, अब क्या करें। तो आपने देखा, समझा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अप्रोच समझ के रखनी है, फिर तो आप ये क्वेश्चन कर ही लोगे, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगेन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अमन हैज ₹1500 टू परचेज राइस
and wheat for his grocery shop. Each sack of rice and wheat cost rupees 180 and 120 respectively. He can store a maximum number of 10 bags in his shop. He will earn a profit of rupees 11 on rice, rupees 9 on wheat. Formulate a linear programming problem to maximize the profit. Calculate the maximum profit. ठीक, फिर से वही सारे सेम स्टेप्स करने हैं. सबसे पहले क्या कर लीजिए, टेबल बना लीजिए. आपकी आसान आधी से ज़्यादा जिंदगी का सादा आधे से ज़्यादा सोल्यूशन तो टेबल है. तो हम इस टेबल को बना लेते हैं. टेबल को हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बना ले रहे हैं. ठीक है, बात किसकी किसकी हो रही है, बात हो रही है वीट की और राइस की. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा वीट और यहाँ पे लिखा राइस. ओके, फिर वीट और राइस में क्या बात हो रही है, अमन हैज रुपीज 1500 टू परचेज राइस एंड वीट फॉर हिज ग्रोसरी शॉप. ईच सैक ऑफ राइस एंड वीट कॉस्ट. तो सबसे पहले कॉस्ट लिखा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ वीट कितनी है, कॉस्ट ऑफ रुपीज 180 एंड 120. राइस एंड वीट, तो राइस की कॉस्ट है 180 एंड वीट की कॉस्ट है 120. राइस एंड वीट है. ठीक है, ही कैन स्टोर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 बैग्स इन हिज शॉप. मैक्सिमम 10 बैग्स अपने शॉप में रख सकता है. ही विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज. तो ये कॉस्ट हो गया. इसके बाद हमने लिखा प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है, 11 रुपए राइस पे, ठीक है, एंड 9 रुपए वीट पे. तो ये इसका प्रॉफिट हो गया. ठीक है, मैक्सिमम कितनी बोरी रख सकता है, ये 10 बैग्स रख सकता है. टोटल पैसे अमन के पास कितने हैं, 1500 रुपीज हैं. ठीक है, कह रहा है अमन हैज दिस इज, ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. अमन हैज 1500 टू परचेज राइस एंड wheat for his grocery shop. Each sack of rice and wheat cost rupees this respectively. He can store a maximum of 10 bags in his shop. He will earn a profit of this per bag of wheat. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बैग पे जो प्रॉफिट है वो 9 रुपीज है, एक बैग पे जो प्रॉफिट है वो 11 रुपीज है. तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि जो वीट वाले टोटल बैग्स अमन के पास हैं वो x है, राइस वाले टोटल बैग्स जो अमन के पास है वो y है. तो यू नीड टू राइट द स्टेटमेंट ओवर हेयर. लेट द नंबर ऑफ वीट बैग इज x, लेट द नंबर ऑफ राइस बैग बी y. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है जैसे बचपन में वर्ड प्रॉब्लम में आप सोल्यूशन में सॉल्व करके लिखते थे, वैसे ही आपको यहाँ से लिखना है. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ भाई, आप भी पानी पी लीजिए, गला सूख जाता है. हाँ राइट. सो यहाँ पे हमने लिख लिया x और y. अब हमको मैक्सिमाइज किसको करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा दैट इज प्रॉफिट. तो अगर 9 रुपए एक बोरी में वीट में बच रहा है, टोटल बोरी x है, सो ये हो गया 9x प्लस 11y. दिस इज टू बी मैक्सिमाइज, इसको मैक्सिमाइज करना है. नाउ लेट्स कम टू द कॉन्स्ट्रेंट. अब वीट की बोरी x है, राइस की बोरी y है. मैक्सिमम हम कितनी बोरी रख सकते हैं, 10 बोरी रख सकते हैं. दैट मीन जो पहला कंस्ट्रेंट बनेगा that will be x plus y is less than equal to 10. Why less than equal to 10? Why not greater than equal to 10? क्योंकि सर मैक्सिमम 10 रख सकते हैं. तो मैक्सिमम 10 रख सकते हैं का मतलब है एट मोस्ट के मतलब में लगाते हैं लेस देन इक्वल टू का साइन. उल्टा होता है, एट लीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, एट मोस्ट में लेस देन इक्वल टू का साइन. तो यहाँ पे लगाया लेस देन इक्वल टू 10. ठीक है, अच्छा जी. और क्या कह रहा है, उसके पास टोटल 1500 रुपए है खर्च करने के लिए. तो वो रुपए के हिसाब से भी अगर आप देखिए, एक बोरी 120 की तो x बोरी कितने की 120x, एक बोरी 180 की, y बोरी कितनी की 180y. Again this will be less than equal to 1500 since he has a maximum of 1500. So either he can spend 1500 or less than 1500. So less than equal to का साइन बनेगा. एक जो आपके नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, that will be x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. ये भी आपको लिखना ही पड़ता है, लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट्स बना लिए. हमको लेस देन इक्वल टू का साइन दिख रहा है, बल्ले बल्ले ये हमारा है बाउंडेड रीजन का केस. और बाउंडेड में कॉर्नर पॉइंट्स पे हमको वैल्यू मिल जाएगी. क्वेश्चन आसान हो गया, बोर्ड का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है. राइट, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए अगेन ग्राफ बना लेते हैं भाई. तो इसके लिए हमने ग्राफ बनाया. दिस इज आर x एक्सिस, दिस इज आर y एक्सिस. मैक्सिमम वैल्यू अगर यहाँ से देखो, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमको ग्राफ पे फैलना ना पड़े. तो यहाँ पे हमने ये सब कैंसिल किया. तो अगर हम इसको 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स इज 12, 30 कट जाएगा 6 से. तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू, इसी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ. तो 6 2 टाइम्स इज 12 एंड 5 टाइम्स इज 30. हाँ सही आ जाएगा, 25 आ गया. ठीक, तो पहली इक्वेशन हो गई x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10. इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाया, x लिखा, y लिखा, x 0 y 0, x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 10. यहाँ पे एक हमने बॉक्स बनाया, इसकी वैल्यू लिखी,
x और y, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 25/3, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25/2। ठीक है, सो 25/3 एंड 25/2, 25/2 हो गया क्या 12.5, और 25/3 तो 3 8 टाइम्स 8.3 आ जाएगा ये, तो ये आ गया 8.3, आ गया 12.5, बढ़िया है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 12.5 तक जा रही है, मिनिमम वैल्यू हमारी 10 10 8 8 के आसपास आ रही है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं 3 3 के गैप में ये सारी चीजें बना लेते हैं, 3 3 के गैप में, चलो 3 3 का या 2 2 के गैप पे बना लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 4 6 8 10 12 एंड 14, तो जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उससे एक ज्यादा बना लो। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू 12.5 आ रही है, हमने 14 तक बना लिया। इसके बाद यहाँ पे भी ये करना है 2 4 6 8 10 12 एंड 14, तो ये हमने यहाँ पे अपना ग्राफ बना लिया। आपको बनाना है आपके ग्राफ पेपर पे ही यूजिंग पेंसिल, पेन मत यूज करना। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे x0 ये 0, तो एक लाइन पहली बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। सो ये लाइन जो बन गई इसका इक्वेशन है 10x प्लस 10y, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली जहां पे कह रहा है y की वैल्यू 8.3, तो 8.3 विल बी समवेयर हेयर एंड x की वैल्यू 12.5 विल बी समवेयर हेयर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से एक और लाइन बना ली, ये वाली भी लाइन बन गई। अब हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो केस है वो लेस देन इक्वल टू का है। यहाँ पे अगर आप 0 रखो तो 0 इज लेस देन 10, ट्रू है। 0 दूसरी वाली इक्वेशन में रखो 0 इज लेस देन 25, ट्रू है, दोनों ही ट्रू हैं, दैट मीन्स टुवर्ड्स द ओरिजिन है। दैट मीन्स जो हमारा फीजिबल रीजन आएगा दैट वुड बी दिस वन, दैट इज द अनबाउंडेड रीजन, तो ये अनबाउंडेड रीजन वाला आएगा। अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स में हमारा जो पहला कॉर्नर पॉइंट हुआ that is this point which is a0 comma 8.3, then this point जहां पे ये दोनों intersect कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, and this point c which is 10 comma 0। ठीक है, अब ये निकालने के लिए फिर से हमको क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज करना है, इक्वेशंस से सॉल्व करना है। मोड दबाया, इक्वेशन के लिए 5 दबाया, लीनियर के लिए 1 दबाया। अब ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो एक बार x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और लास्ट वाला हो गया 10, फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, लास्ट वाला हो गया 25। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 5, सो ये पॉइंट जो आ गया दिस पॉइंट इज 5,5, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 यहाँ से आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। अब इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा बेसिकली पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हमको क्या करना है, डब्बा बनाना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना है और सॉल्व करना है। ठीक, तो अगेन मैं इसको यहाँ रब कर रहा हूँ सो दैट आई हैव सम स्पेस। आपको रब करने की, काटने की जरूरत नहीं है, आप इसको दिखा के आइएगा एग्जामिनर को, तो अच्छी बात है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको पता है कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने लिखे पॉइंट्स, यहाँ पे लिखा हमने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे क्या है हमारा 9x प्लस 11y, इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। पहला पॉइंट आ गया a which is 0,8.3, 0,8.3, so 0,8.3, देन हमारा पॉइंट आ गया b which is 5,5, देन हमारा पॉइंट आ गया c which is 10,0, राइट। सो ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। ये भी हम लिख सकते हैं 0,0, बट अगेन 0,0 पे तो 0 ही हो जाएगा, x और y खत्म ही हो जाएगा, फायदा क्या है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम ये वैल्यूज पुट करें तो वैल्यूज पुट करके हमको जो वैल्यूज मिलेंगी वो वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो 11 into 8.3, so what we'll get is 91.3। इसके बाद 5 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 45 प्लस 55 विच इज इक्वल्स टू 100 और दिस इज 90। ठीक है, अब हमको मैक्सिमम करना था, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था। सो दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले क्या कह रहा है, फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग टू मैक्सिमाइज अ मंथ्स प्रॉफिट, वो हमने कर लिया है। कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द मैक्सिमम प्रॉफिट will be attained when number of beat
bags is equals to 5 and number of rice bags is equals to 5 and the maximum profit is equals to ₹100। तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना था विच इज इक्वल्स टू ₹100। इसको हमने सॉल्व किया और यहां से हमारा आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वैसे ही है। A cooperative society of farmers has 50 hectares of land to grow two types of crops X and Y, blah 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 blah. How much land should be allocated, blah 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 blah. तो आपको क्या करना है? फिर से आपको वही सारी चीज करनी है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और ऑलरेडी अभी 1 घंटे के आसपास की हमारी क्लास हो गई है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रेंट्स बना के दिखा रहा हूँ। आप इसको ग्राफ बना लीजिएगा, बाकी आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने रीड करना है और यहाँ से हमने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को निकालना है। So, cooperative society of farmer has 50 hectares of land to grow two crops X and Y. The profit from crops X and Y per hectare are estimated this and this. ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, टेबल बना के ये सारे डेटा को टेबल में लिख लेते हैं। तो अगेन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, हो सकता है आपके स्कूल के टीचर ने नहीं बताया हो टेबल बनाने का, पर टेबल बना लोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, मैं एक कमजोर बच्चा था जिसको मैथ्स नहीं समझ में आती थी 11वीं 12वीं में, इसलिए मैं ऐसे समझाता हूँ, ऐसे पढ़ाता हूँ एज इफ तुम भी मेरी तरह कमजोर हो और तुम सारी चीजें सॉल्व कर ले जाओगे। इसीलिए जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको मुझसे पढ़ने में मजा आता है कि हाँ इनसे समझ में आ जाता है। अगर ये बात ट्रू है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर समझ में आता है। ठीक है, चलिए, तो दो तरीके के क्रॉप हैं, एक क्रॉप है आपका X और एक क्रॉप है आपके पास Y। ये दो प्रकार के आपके पास क्रॉप हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है भाई के पास, दो तरीके के क्रॉप उगा रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट X पे कितना मिल रहा है, ₹10,500 पर हेक्टेयर एंड ₹9,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द प्रॉफिट पर हेक्टेयर, ये सारा प्रॉफिट जो है ये पर हेक्टेयर दिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, टू कंट्रोल weeds, a liquid herbicide has to be used on crop X and Y in the quantity of 20 liters and 10 liters per hectare respectively. ठीक है, वीड को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या यूज करना है, हर्बिसाइड। तो हमको यहाँ पे जो हर्बिसाइड यूज करना है, अब ये जो वीड है ये वो वाला वीड मत समझिएगा, ज्यादातर बच्चे वही वाला वीड समझेंगे। जो बच्चे वीड समझ रहे हैं, कौन से वाले वीड, दूसरा वाला वीड जो आपके दिमाग में आया उसके लिए कमेंट करके बताइएगा, तो पता चलेगा आपके शौक कैसे हैं। राइट, तो हर्बिसाइड जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो है 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टेयर X और Y, 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टेयर। राइट, further the quantity of herbicide to be used on both the crops should not exceed 800 liters। तो मैक्सिमम जितनी हम यूज कर सकते हैं वो भी यहाँ पे दिया है, दैट दिस इज 800 लीटर्स मैक्सिमम हम हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, बहुत अच्छा। हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। तो एक्स वाले क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अगर हम बोलते हैं कि हम एक्स हेक्टेयर लैंड यूज करेंगे और यहाँ पे वाई हेक्टेयर लैंड यूज करेंगे, तो हमने सबसे पहली स्टेटमेंट लिखनी है, लेट द लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग एक्स क्रॉप इज एक्स हेक्टेयर्स, द लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग वाई क्रॉप इज वाई हेक्टेयर। एक्स और वाई यहाँ छोटे से हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फंक्शन। तो अगर एक हेक्टेयर में 10,500 का प्रॉफिट है तो एक्स हेक्टेयर्स में 10,500 एक्स का प्रॉफिट होगा एंड वाई हेक्टेयर्स में 9,000 इंटू वाई का प्रॉफिट होगा। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद कह रहा है जो फार्मर के पास मैक्सिमम लैंड है वो 50 हेक्टेयर्स ही है। मतलब अगर हम x प्लस वाई करें तो ये हमेशा क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 50 ही आएगा। y लेस देन इक्वल टू 50, y नॉट ग्रेटर देन, क्योंकि मैक्सिमम लैंड हमारे पास 50 हेक्टेयर है तो हम 50 से कम ही यूज करेंगे या 50 यूज करेंगे, उससे ज्यादा थोड़ी ना यूज करेंगे। पड़ोसी थोड़ी ना जाके ले लेंगे कि भाई तुम्हारी भी जमीन हमने कब्जी ली। लखनऊ कानपुर की बात नहीं हो रही, यूपी की बिहार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ISC वाले हैं तो थोड़ा सोफिस्टिकेशन लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इज एज पर दी हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड 20 लीटर्स यूज हो रही है एक हेक्टेयर में, तो एक्स हेक्टेयर में 20x, वाई हेक्टेयर में 10y एंड मैक्सिमम 800 लीटर्स हम यूज कर सकते हैं। तो अगेन लेस देन इक्वल टू 800, ये आ गई हमारी कंस्ट्रेंट 2।
क्या हमको कोई और कंस्ट्रेंट दिया है? नहीं दिया है। हमसे क्या कह रहा है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने एक और कंस्ट्रेंट बनाना है विच इज x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट्स इट, खत्म। ठीक, अब क्या करना है, दोनों में ही लेस देन इक्वल टू का साइन है, आंख बंद करके पता चल गया, बाउंडेड रीजन बनेगा, कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। तो कमेंट करके बताइए नीचे, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दूंगा ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि सही है, सॉल्व किया कि नहीं किया। तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करके बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, जिसके लिए हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो क्या करना है, फिर से वही ग्राफ बनाना है, बाउंडेड कर्व बनेगा, इसके रिस्पेक्ट में डब्बा बनेगा, एक बार x 0 y 50, एक बार y 0 x 50। इसके रिस्पेक्ट में भी आप इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पे। तो एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0 रख के आप एक और बॉक्स बना लेंगे, दोनों इन इक्वेशंस को ड्रॉ कीजिए, आपको बाउंडेड कर्व मिलेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा होगा, कॉर्नर पॉइंट्स बनाइए, एक टेबल बनाइए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखिए, कॉर्नर पॉइंट्स पे जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आपका आंसर है। ठीक, क्लियर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉल्व कीजिएगा, आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा फॉर श्योर। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है, ये मेरी जो बुक है जिसके थ्रू मैं आपको बच्चों को पढ़ाता हूँ, विच इज डेडिकेटेड फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, जो मैंने परसेंटेज बूस्टर में दी है और अभियान वाले स्टूडेंट्स के पास भी है, ये सेम क्वेश्चन मेरी बुक में भी है। और अगर आप एलपीपी के कुछ पुराने वीडियोस अगर मेरे देखेंगे तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन लाइव सॉल्व कराया है, और ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, वहीं से मैंने निकाला है, राइट। तो जो हम पढ़ाते हैं, जो हम बताते हैं, वैसा ही क्वेश्चन आता है। अगेन दिस इज अ बोर्ड का क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको भी देखिए। तो यहां पे कह रहा है ऑब्जर्व द ग्राफ शोन बिलो ऑफ कॉस्ट रेवेन्यू वर्सेस क्वांटिटी। ओके, स्टेटमेंट 1 कह रहा है, तो कॉस्ट रेवेन्यू यहां पे दिया हुआ है, यहां पे क्वांटिटी दिया हुआ है। तो देखिए जो रेवेन्यू है वो ये वाली लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं इसको आपको थोड़ा सा आसानी से करके दिखाता हूँ, ये 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, एमसीक्यू। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर रेवेन्यू, ये रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। कॉस्ट को क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन। इस लाइन को मैं अलग कलर से कर देता हूं, तो इसको कर दिया लेट्स से पिंक कलर से, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, आपके कॉस्ट रेवेन्यू को। तो कॉस्ट रेवेन्यू क्या होता है, घबराइएगा नहीं, रेवेन्यू का मतलब जो पैसा आया, कमाया, जो हमने कमाया, दैट इज रेवेन्यू। कॉस्ट रेवेन्यू नहीं है, ये बेसिकली कॉस्ट फंक्शन ही है, कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट। उसके बाद यहां पे कह रहा है ये जो है ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, यहां पे लिखा हुआ है। एरिया ए जो है वो कुछ डिनोट कर रहा है, बी डिनोट कर रहा है, सी डिनोट कर रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमने पढ़ी, इसमें लिखा है ए डिनोट्स प्रॉफिट एरिया। ए जो है क्या, वो प्रॉफिट एरिया को डिनोट कर रहा है। प्रॉफिट कब होगा, जब रेवेन्यू ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा। भाई प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट तब होता है जब रेवेन्यू ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम हो जाए। पैसा ज्यादा लगा दिया, आया नहीं, तो लॉस हो जाएगा, ठीक। तो ए एरिया में रेवेन्यू देखिए, अगर आप रेवेन्यू ज्यादा है, ऊपर आ रहा है, और कॉस्ट नीचे आ रहा है, सो डेफिनेटली यहां पे आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। यहां पे देखिए रेवेन्यू नीचे है और कॉस्ट वाली लाइन ऊपर है, तो यहां पे डेफिनेटली आपको लॉस मिल रहा है। और ये पॉइंट ऐसा है, पॉइंट बी, जहां पे ना ही आपको लॉस हो रहा है ना ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, दैट मींस दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक। तो यहां पे कह रहा है ए डिनोट्स प्रॉफिट एरिया, हाँ सही है। बी डिनोट्स ब्रेक इवन पॉइंट, बिल्कुल सही है। सी शोज लॉस एरिया, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको हम बेसिकली एलपीपी में नहीं डालेंगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। बट मुझे देख के लगा था कि शायद ग्राफ वाला क्वेश्चन है, एलपीपी का होगा, मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने डाल दिया क्योंकि ये पीवाईक्यू पिछले साल के 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। मैंने कहा भाई सॉल्व करा देते हैं, पर ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स का है। ए डिनोट्स लॉस एरिया, ए लॉस एरिया को डिनोट कर रहा है, घंटा गलत है भाई, ये बिल्कुल फॉल्स है। सेकंड वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज false, so this is the correct answer. Option A is the right answer and this is how you need to solve the question. तो इस तरीके से हमने MIB में पिछले 3 साल के जितने भी सेक्शन सी के क्वेश्चन थे रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वो सॉल्व किए हैं, इंक्लूडिंग द इम्प्रूवमेंट पेपर जो 2025 में आया था। इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे सेक्शन सी एंड सेक्शन बी में। इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन सिर्फ सेक्शन ए में ही आते हैं। सेक्शन सी इज वेरी स्कोरिंग, सो ट्राई टू सॉल्व सेक्शन सी फर्स्ट एंड देन आगे सॉल्व कीजिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड में बेस्ट मार्क्स आए, आपकी प्रिपरेशन लास्ट मिनट में अच्छी हो जाए और जब आप बोर्ड देने जाएं
तो आप कॉन्फिडेंट फील करें, मजे करें, एक दिन पहले पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो और अगले दिन आप मैथ्स का पेपर देने जाएं, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, बीएसपी करना है। बीएसपी बोले तो भारतीय समाज पार्टी नहीं, बीएसपी बोले तो बोर्ड, S for simulation, P for paper. So board simulation papers, ये जो लास्ट वेपन है 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, वो आप एनरोल कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैट में भी डाल दूंगा। इन केस आपको कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर नंबर विच इज 9871945522 और आप ये कर लीजिए कंप्लीट और ये हो जाएगा खत्म, समाप्त, ओवर द एंड, बस दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। MIB की पूरी प्लेलिस्ट बन के हमारे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं हमारी प्लेलिस्ट जो YouTube पे पड़ी हुई है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि MIB में सारी चीजें करनी है। दिस इज नॉट अ वन वीडियो थिंग, दिस इज बेसिकली जो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, पढ़ना है, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके काम आएंगे प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट थिंग। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो यश महेश्वरी पे गए, इनके भाई साहब की प्लेलिस्ट पे गए, प्लेलिस्ट पे जाके देखिए आपको दिखाई दे जाएगी MIB मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस पे आपको जाना है और यहाँ पे ये कोई बात नहीं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन पे जाना है। ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन में मैं कवर कर चुका हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ITF एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये चीज अभी हमने कवर कर ली। धीरे धीरे मैं सारे ही चैप्टर्स कवर अप करूंगा। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, वीडियो पे लाइक आएंगे, कमेंट्स आएंगे और चैनल को आप दोस्तों को भी शेयर करोगे, बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन ऑन दिस यूट्यूब इंडस्ट्री जो ISC के बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसमें पता है कि ISC के बहुत कम बच्चे हैं, बट स्टिल क्योंकि ISC हमारा प्यार रहा है, ISC में मैं पिछले 15 साल से बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ा चुका हूं, इसलिए माई एम ऑफ लाइफ इज टू हेल्प ऑल द ISC स्टूडेंट्स टू ग्रो, टू सक्सीड और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए और फिर आप अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जाएं। दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।